हमने आज आपकी फर्स्ट क्लास है। हमने आपको मेरी आवाज आ रही है? हबीबा, आपने बिल्कुल एंड टाइम पे मुझे काम सेंड किया है, मैंने चेक नहीं किया अभी तक। सही है, मैं जब चेक करूंगा तो फिर बताऊंगा आपको। आपको कुछ वैसी याद हो जब से लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि उसने क्या काम किया, तो मुझे जरा बताएं। जी हबीबा। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा, काम जो किया है, जो होमवर्क दिया था, उसमें क्या क्या खास बातें याद है तुम्हें कि एराटोस्थेनेस ने क्या क्या किया है? सर सबसे पहले तो एरेटोस्थेनेस ने अर्थ का सर्कमफेरेंस मेजर किया है। ही मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, और उस पे किताब भी लिखी थी जिसका नाम था ऑन द मेजर ऑफ द अर्थ। और ज्योग्राफी से रिलेटेड उसने 3 किताबें और लिखी थी जिसमें उसने अर्थ का पूरा नक्शा बनाया था सर, जिसमें उसने पैरेलल और मेरिडियंस और ग्रिड्स बनाए थे। और उसके बाद ये पता चला था कि कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा जोन कहाँ पे है। और उसने जो नक्शा बनाया था, मैप जो बनाया था, उसमें पहली बार उसने सारे क्लाइमेटिक जोन्स को भी अलग किया था। सही। और कुछ? बस? यस सर, और भी है। और? और he also found the distance of the sun and the moon and calculated the distance between earth and the sun. Or he also calculated diameter of sun. He devised the calendar and invented the concept of leap year. He has proudly given solution of doubling the cube. He also proposed a single algorithm for finding prime numbers known as sieve of Eratosthenes. In mathematics, he was described as all-rounder and also given the name of beta, and मैं was शुरू कर given दिया the name of... कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। सर मैंने मैंने पूरा पढ़ने लिख... पढ़ने को नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ जो तुम्हें याद है, तुमने क्या पढ़ा था। सर कंट्रीब्यूशंस बता, और सर बहुत सारी हैं, इतनी प्रिसाइज करके मैंने जो मेन है वही। सही है। और सर एक और जरूरी बात सर, जो भी इरेटोस्थीन्स का काम था ना, बाजी वो एक सब मिनट। जो है डिस्ट्रॉय हो गया था बाजी लाइब्रेरी के अब डिस्ट्रॉय आपने होने के जो बाद। है वो 4 पेजेस मुझे लिख कर भेज दिए, मैंने कहा था एक पेज में समरी बना के भेजना। सर मैं क्या, वो मैंने सिर्फ कंट्रीब्यूशंस ही नहीं और भी सब दे दिए। हमने सारा सर मेरा अच्छी बात है ना, इसमें ये मेरा ही फायदा होगा, मुझे सब फायदा पता तो चल है, जाएगा। लेकिन देखो पता है क्या, हमारे पास हर चीज को हमें जो है वो समअप करना होता है। सही है, और जब हम समअप करते हैं तो हमें फायदा होता है, अदरवाइज हमें फायदा नहीं होता ना। नहीं। सही है, तो समअप करने में हमें फायदा है, समरी बनाने, क्योंकि जब हम पेपर में अपेयर होंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसने क्या किया है। सही है, लेकिन साथ में हम उसको कितना समअप करके, कितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं, कितना कॉन्साइज बात करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद बात साबित होगी। ये आमना असलम जो है, इनको अब मेरी आवाज आ रही है? उम्ना असलम। उमना, उमना, ओके उमना। यस सर। उमना, आप जो है वो कौन सा कॉलेज की हैं? सर मैं प्रीमियर कॉलेज की हूँ। प्रीमियर मॉर्निंग में, प्रीमियर मॉर्निंग के अंदर है आप? मॉर्निंग में। सही है। अच्छा, और क्या परसेंटेज है आपकी मैट्रिक की? सर मैं 81 A1 ग्रेडर थी। A1 ग्रेड है आपका, सही है। तो कॉमर्स की तरफ क्यों आ गए बेटा? सर मुझे नई चीज पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं हर चीज नई नहीं करती हूँ। मैंने नहीं, मैट्रिक कंप्यूटर साइंस से पढ़ी है और मैंने फर्स्ट ईयर में लिया है कॉमर्स। हाँ वो सही है, फर्स्ट ईयर में कॉमर्स लिया, लेकिन ये नई नई चीजें पढ़ने के लिए तो नई नई किताबें ले सकती थी आप, कॉमर्स क्यों ली?
नहीं, टॉपिक नहीं पढ़ने का शौक है। कॉमर्स मुझे अच्छी लगी, मेरी बहन पढ़ती थी तो मुझे भी अच्छी लगी, इजी लगी एज अ कंपेयर प्री इंजीनियरिंग। सबसे ज्यादा वैसे मेरे नंबर फिजिक्स और मैथ्स में आए थे, बट मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट हुआ मेरी बहन से देख के, तो इसलिए मैंने लिया है। सही है। तो आपकी बहन ने क्या किया अब? बीबीए पढ़ी है वो, इकरा यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? कराची यूनिवर्सिटी से? बीबीए इकरा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, इकरा इकरा यूनिवर्सिटी। सही है। हमारे पास देखें एक और साहब ऐड हुए हैं, सुबहान सुबहान शेख। अच्छा, ये उमना आप ये बताएंगे कि आपको कमर्शियल ज्योग्राफी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कुछ आपको आइडिया हो? नहीं, मुझे सर कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मैंने खास फर्स्ट टाइम पढ़ी है फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी। पढ़ रहे हैं? फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और ये जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर इसका आइडिया होगा हमें कि हमने क्या किया इसके अंदर। सही है। और ये टहनी बाजी, टहनी फातिमा, आवाज आ रही है मेरी? टहनी बाजी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाजी ये बताओ, तुम सेकंड ईयर वाली क्लास में आ गई, फर्स्ट ईयर में कहाँ थी? कौन सी वाली क्लास? कह रहा हूँ अभी तुमने सेकंड ईयर की क्लास ज्वाइन की है, अभी ये सेकंड ईयर वाला ग्रुप चल रहा है, तुम्हारी क्लास का टाइम तो गुजर गया। सर 4:30 से स्टार्ट होती है ना वो तो। टाइमिंग चेंज हो गया ना, 3:45 पे हो गई है क्लास अब। ओ, हाँ, अब ये टाइम मैंने नहीं देखा था सर। टाइमिंग, वो जो ग्रुप है व्हाट्सएप वाला, उसके ऊपर देखो आज तुम्हारी 4 क्लासेस हैं 3:45 से ऑनवर्ड। सही है, तो दूसरी क्लास ज्वाइन करो फौरन। सही है, दूसरी क्लास शुरू हो गई होगी तुम्हारी। ओके सर। सही है, ओके। हमारे पास लोग आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं। सुबहान, मुझे अगर आवाज आ रही हो, सुबहान सुन पा रहा हूँ मुझे? सुबहान अपना तारुफ करा दें जरा मुझे कि कौन से कॉलेज के हैं और कॉमर्स में क्यों आए बेटा, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सुबहान, ये बेटा कॉमर्स में क्यों आए आप और क्या परसेंटेज आपकी? सर, परसेंटेज मैट्रिक की? मैट्रिक की हाँ, 78। 70 है। सही है। कॉमर्स में क्यों आए हो? सर, आगे सीए करने का आगे सीए करना है? सीए करने का सोचा। अच्छा, चलो अच्छी बात है, सीए करने का सोचा है। ये कमर्श कौन से कॉलेज के हो? प्रीमियर। प्रीमियर के हो? सही है। तो जाते हो या नहीं जाते हो कॉलेज? नहीं सर, अच्छा, छुट्टियां मना रहे हैं, ठीक है। सही है। दो नहीं इसका जाते। मतलब हमारे पास प्रीमियर के आ गए स्टूडेंट हमारे पास। तहजीन बाजी, आपने काम किया मैंने जो होमवर्क दिया था? सर वो मैं टॉपिक ही भूल गई, क्या था मैंने आपसे पूछा, आपने अजीब जवाब दिया। तुमने अभी तो पूछा है मुझसे कि सर आपने होमवर्क दिया था क्या, जबकि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एक दिन पहले मुझे होमवर्क जमा कराना। हबीबा बाजी ने भी यही हरकत की कि हबीबा बाजी ने मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे, मेरी क्लास के टाइमिंग पे जो है मुझे मैसेज किया होमवर्क का कि सर चेक कर लें। अब मैं पढ़ थोड़ी पाया, वो भी 4 बजे से लिख कर भेज दिया मुझे। तो जबकि मैंने कहा था नहीं सर, जब आपने टॉपिक बताया था तो मेरे पास कुछ लिखने के लिए था नहीं, और मैं टॉपिक भूल गई कि क्या दिया था किस बारे में। मुझे दोबारा पूछ लेती, आप मैसेज कर लेती, आपके पास नंबर मौजूद है मेरा, मुझसे रब्ता किया जा सकता था। खैर मेरे पास अभी आई थिंक 4 स्टूडेंट्स तो हमने ज्वाइन कर लिए हमारे पास, और हम अपनी क्लास के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सही है कि हमारे पास क्या है। सही है, एक और हमारे पास स्टूडेंट आई हैं, आमना गालवन। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाया था, क्योंकि आज कुछ न्यू स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं, सही, तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हम उसको देखते हैं कि हमारे पास क्या था लास्ट क्लास का। सही, और उसकी हम डिस्कशन जो है वो करते हैं। सही है कि हमारे पास क्या मौजूद है। हमारे पास जो डिस्कशन है वो कमर्शियल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सही, और ये जो आमना आई है, आमना भी अपना ज़रा जल्दी से तारुफ करा दें।
कौन से कॉलेज की है, मैट्रिक की क्या परसेंटेज है? हेलो आमना बाजी, आवाज आ रही है? अच्छा, ये यहाँ पर कुछ नए लोग नजर आ रहे हैं, जैसे उमना है, सही है, और ये आमना आई है। ये बेटा ये जो पुराने स्टूडेंट है तो जानते हैं इस बात को कि हमारे पास जो भी लड़कियां होती हैं उमन में उनको बाजिया आपा के नाम से पुकारा होता है। मैं फर्स्ट क्लास में बताता हूँ कि बाजिया आपा, सही, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो सब मैं बोलता हूँ और कोई नहीं बोल सकता। आमना मुझे जरा जल्दी से अपना तारुफ करा दें बेटा, कौन से कॉलेज की है और मैट्रिक की क्या परसेंटेज है? सर मैं शहीद मिल्लत कॉलेज की हूँ और मैट्रिक में मेरी 71 आई थी। 71 आई, सही है। अच्छा, ये अभी क्योंकि आप लोगों के लिए सबके लिए कुछ नए स्टूडेंट भी नजर आ रहे हैं, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा हम उसको तेजी से रिकैप करते हैं। आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, सही है, ताकि आप लोगों को स्क्रीन नजर आए कि हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। कमर्शियल ज्योग्राफी हमने हमारा टॉपिक है और कमर्शियल ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे पास जो डिस्कशन है वो आज का हिस्सा है। तो एक लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो हम थोड़ा सा फास्ट रिकैप करेंगे। हमने एक बोर्ड पेपर पैटर्न पढ़ा था कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, सही है। 75 का पेपर आता है और इस 75 के पेपर के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी और सी, सही है। हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी और इसमें हमने कहा था कि 25 मार्क्स वाला जो है वो पास होता है, सही है। और 2 पोर्शन है, एक वर्ल्ड का और एक पाकिस्तान का। बहुत सारे टॉपिक हमारे पास सेम है, चाहे वर्ल्ड और पाकिस्तान के, सही। और वो टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो हम वर्ल्ड में डिस्कस करेंगे तो हम पाकिस्तान में उसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे भी हमारे पास। और अप्रोक्स मैंने आपको बताया तकरीबन 32 चैप्टर हमारे पास हैं जो हमें इसमें करने हैं कमर्शियल ज्योग्राफी। बहुत लंबा सिलेबस है हमारे पास और कॉन्सेप्शनल बेस आता है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। हमने ये एक थीम डिस्कस की थी इसकी, फिर कभी जब दोबारा मौका मिलेगा तो थीम को दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्या था इसका सिनेरियो, सही है। फिलहाल थीम से आगे बढ़ के हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है, कमर्शियल ज्योग्राफी। इसका इंट्रो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के मायने क्या है। तो ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी जो है वो कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, सही है। ज्योग्राफी जो है वो कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, सही। एक है जियो, सही, और एक वर्ड हमारे पास जो है वो है ग्राफी का। एक जियो वर्ड है, एक हमारे पास ग्राफी है। जियो के ये जो है वो ग्रीक जबान का वर्ड है जिसके मायने हैं अर्थ के, और ग्राफी जो वर्ड है वो असल वर्ड नहीं है बल्कि ये हमने ड्राइव किया है, सही है। और असल वर्ड जो था वो था ग्राफिन, जिससे हमने इसको ड्राइव किया है, सही। और ग्राफिन के मायने डिस्क्रिप्शन के, सही। डिस्क्रिप्शन कहते हैं वजाहत करने के, सही। जब दोनों वर्ड्स मिले जियो और ग्राफी तो ये बन गया, इसके मायने बन गया डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम जमीन की क्या कर रहा हूँ, वजाहत कर रहा हूँ। जमीन की वजाहत से मुराद ये कि हम ये बता रहे हैं कि कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर जंगलात हैं, कहाँ पर रेगिस्तान है, कहाँ पर हमारे पास समंदर मौजूद है, सही। जब हम इस तरह की हम बातें करते हैं तो हम ये कहते हैं ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है हमारे पास, सही। बात समझ में आ गई। ये हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी कि ज्योग्राफी जो है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जियो और ग्राफी का, और इसके मायने अर्थ के। जियो के मायने जियो के यूनानी जबान का, ग्रीक जबान का वर्ड है जिसके मायने अर्थ के हैं। ग्राफी जो वर्ड ड्राइव हुआ है ग्राफिन से जिसके मायने डिस्क्रिप्शन के। जब दोनों वर्ड्स को मिलाते हैं तो हमारे पास मीनिंग बन जाती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ की, सही है। यहाँ तक हमारी लास्ट क्लास के अंदर क्या हुई थी, डिस्कशन हुई थी हमारी, सही है। अच्छा, अब अगर हम इससे आगे जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है। हमने लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो हमने तस्करा किया था कि हमारे पास जो है वो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, सही। फादर ऑफ ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि ये जो साहब हैं एराथोस्थेनस साहब, जिनका नाम आपको लिखा नजर आ रहा है, ये साहब वो पहले शख्स हैं, फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने वर्ड ज्योग्राफी इस्तेमाल किया। यानी अब ये पीछे आपने देखा कि ज्योग्राफी जो है बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो शख्स जिसने पहली बार ज्योग्राफी का वर्ड इस्तेमाल किया वो एराथोस्थेनस था। और ये तकरीबन 350 साल 276 बीसी में ये साहब पैदा हुए और 194 बीसी में डेथ हो गई। हजरत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले इस शख्स की डेथ हो गई, सही। और तकरीबन 200 साल पहले जो है ये ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी का वर्ड हम इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। मैंने जो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में वो यही था
कि जो साहब हैं एराथोस्थेनस साहब, तो ये जो एराथोस्थेनस साहब हैं, ये इनके बारे में इनको जो है आपको क्या करना है कि विकिपीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर इनका नाम लिखकर सर्च करना है। विकिपीडिया के ऊपर एक इनका आर्टिकल पड़ा हुआ है, सही, जिसके अंदर इनके और भी काम है बहुत सारे जो इन्होंने काम किए। उन कामों को आपको समअप करना है, उनकी समरी बनानी है और ये देखना है उन कामों में से वो काम जो आज भी हम फॉलो करते हैं। यानी देखो वो काम जो अपग्रेड हो गए, जो आप समझते हैं कि आज भी हम कर रहे हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, यानी एराथोस्थेनस ने कब बताया था वो और आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो है वो आपको यहाँ पर करना है, उसको सही है, उसको देखना है आपको कि आपके पास जो है वो क्या है। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जिन्होंने नहीं किया उनको फिर मौका दे रहा हूँ एक बार, सही है, जो नए स्टूडेंट है उनको मैं मौका दे रहा हूँ कि बेटा एराथोस्थेनस के बारे में विकिपीडिया का आर्टिकल सब सर्च करेंगे और एक पेज की समरी बनाएंगे, एक पेज से ज्यादा की नहीं बनाएंगे, बस जो आपको लगे कि ये इसका इंपॉर्टेंट काम तो ओन वर्डिंग में लिखने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या काम थे, सही, देखते हुए उसको विकिपीडिया को क्या आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, समरी क्या बनाते हैं, सही है। अच्छा जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी आमना। नहीं सर, कुछ नहीं। जी जी बोलिए बेटा, बोले, कौन कह रहा था? अच्छा देखिए, हमारे पास हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो एराथोस्थेनस साहब हैं, ये ग्रीक यूनानी स्कॉलर हैं कदीम जमाने के, तो यानी यूनान से इनका ताल्लुक था। और अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक जबान का वर्ड है, सही, और ये उस जमाने के, कदीम जमाने के स्कॉलर हैं, सही, और ये सिर्फ स्कॉलर नहीं है बल्कि लाइब्रेरी हेड भी है, यानी उस दौर की जो वहाँ की लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी के हेड जो हैं वो ये साहब हैं, सही। और उस कौन सी लाइब्रेरी? उस लाइब्रेरी का नाम है ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया शहर, सही, उस शहर के अंदर एक लाइब्रेरी है ग्रेट लाइब्रेरी, उसकी ये हेड लाइब्रेरी है। अब आप देखें आज की लाइब्रेरी में, लास्ट क्लास में कहा था कि आज की लाइब्रेरी में आसान है हमारे पास कि आज हम क्या करते हैं, आज हम आसानी से जो है वो हम डिस्क्राइब कर पाते हैं, आज हम आसानी से बता पाते हैं बच्चों को कि भाई लाइब्रेरी के अंदर फला किताब रखी है, उस फला किताब के अंदर जो है फला टॉपिक मिल जाएगा आपको। लेकिन पुराने जमाने में मुश्किल था, क्योंकि पुराने जमाने में जो किताबें थी वो कंप्यूटर पे नहीं थी, वो सॉफ्ट कॉपीज में मौजूद नहीं थी, बल्कि आपको खुद पढ़ना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि किस किताब में कौन सा टॉपिक मौजूद है। और उस जमाने में जो किताबें थी वो जानवरों की खालों पर, पत्तों पर या दरख्तों पर की जो छालें होती हैं उन पर लिखी जाती थी। तो बड़ा मुश्किल काम था उन किताबों को प्रिजर्व करना और फिर उन किताबों में से स्टूडेंट्स को देखकर देना, बताना कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर मौजूद है, सही। तो उस जमाने के ये जो है यूनानी जमाने के ये साहब जो है ये स्कॉलर है, सही है। याद रहेगी बात, यहाँ तक हमारी लास्ट क्लास के अंदर क्या हुई थी, डिस्कशन, सही है। इससे आगे आज हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, सही है, तो हमें आइडिया होगा। हमारे पास अब अगर आप देखें बेटा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो है वो एक इन एंशिएंट एरा लिखा हुआ है। ये जो वर्ड एंशिएंट है, ये वर्ड यूज किया जाता है हमारे पास, ये कौन है भाई, बेटा ये ओप्पो पर जो है ये कौन है, ये मुझे बताएंगे? ओप्पो A5 पर जो है वो कौन स्टूडेंट है? बेटा ये ओप्पो पर जो है, मुझे आवाज आ रही है? जल्दी से अपना नाम बता दें, कौन है ओप्पो पे? जी सर। कौन? सर मैं सुभान। सुभान? सुभान तो तुम जो है वो अपना नाम चेंज करके क्यों आ गए? कोशिश किया करो कि नाम रखो अपना ना, मोबाइल पे मोबाइल का नेम यूज नहीं किया करो, सही है सुभान। अच्छा देखिए, हमारे पास कदीम दौर की हम बात कर रहे हैं, इन एंशिएंट, देखिए हमारे पास बेटा दो वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड हम यूज करते हैं क्लासिकल, सुना है ये वर्ड आपने? स्क्रीन पर नजर आ रहा है सबको?
और एक वर्ड करते हैं मेंशन। आपने देखा होगा क्लासिकल की अगर हम बात करें तो हम कुछ पुराने सॉन्ग्स जो होते हैं चाहिए, जैसे मैडम नूरजहां के गाने हैं चाहिए पुराने, तो हम उनको क्लासिकल सॉन्ग्स शुमार कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ये पुराना सॉन्ग है, क्लासिकल सॉन्ग है। क्लासिकल का वर्ड उम्मन यूज किया जाता है तकरीबन 5 इयर्स बैक के लिए चाहिए, कि अगर हम ये कहते हैं कि तकरीबन 500 साल के दरमियान की बात होती है तो हम ये कहते हैं क्लासिकल एरा की बात होती है। सही है, हम क्लासिकल पीरियड की बात करें। एंशिएंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, एंशिएंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उन्होंने कदीम दौर के लिए, सही, जो बहुत ज्यादा पुराना होता है, कम से कम 1000 साल पुरानी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये एंशिएंट एरा है, कदीम दौर की बात होती है। सही, तो अगर आपको याद हो, आप सब ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो इकोनॉमिक्स के अंदर एडम स्मिथ भी जो था, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स था, उसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? सही, हम उसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। क्यों क्लासिकल कहते थे? क्योंकि वो 250 साल पुरानी बात है, कोई अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अप्रॉक्स हम ये कहते हैं कि तकरीबन 250 साल। अगर आपको याद हो, एडम स्मिथ ने 1776 एडी के अंदर किताब लिखी थी, चाहिए। और हम जब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी हमें नजर आ रही है कि बहुत ही कदीम दौर है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हमें नजर आ रहा है तो कबले मसीह की बात हो रही है, ये तो हजरत ईसा की पैदाइश से भी 200 साल पुरानी बात हो रही है। तो आज एक बहुत लंबा पीरियड गुजर चुका है, चाहिए। तो कदीम दौर के अंदर जो है, कदीम एरा के अंदर, एंशिएंट एरा के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई एंशिएंट एरा के अंदर जो है वो हमारे पास ज्योग्राफी किसको कहते थे। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट में ज्योग्राफी के अंदर क्या होता था। तो अगर आप देखें बेटा, कह रहे ज्योग्राफी कुड बी डिफाइंड, हम अगर ज्योग्राफी को डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ज्योग्राफी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ज्योग्राफी क्या है? साइंस है। क्या है? द साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं ज्योग्राफी क्या है बेटा? ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस है, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन करते हैं ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पर मेरे पास अभी जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट से, तो तकरीबन सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है मैक्सिमम। कोई एक आध बायो का होगा तो होगा, कॉमर्स आर्ट्स का कोई भी स्टूडेंट नहीं है। मुझे बताएंगे व्हाट इज साइंस जल्दी से। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि साइंस कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों को भूलना पड़ेगा, सही। जब आप लोग भूलेंगे, कुछ भी आता है आपके जहन में, सही, आप मुझे उसका जवाब दें। गलत या सही बताना मेरा काम है, सही है, कि आपने सही बोला या आपने गलत बोला, सही। लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर के अंदर जब सवाल आएगा तो वो हो सकता है आपको ओन वर्डिंग में लिखना पड़े, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। अदरवाइज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या आपने अपने जहन के ऊपर जोर नहीं डाला, हो सकता है आप सही बता रहे हो, लेकिन अगर आपने अपने जहन के ऊपर जोर नहीं डाला तो फिर आप जो है वो सवाल को अटेम्प्ट करने से कासिर रहेंगे और फिर आपका पेपर रुक सकता है। तो कोशिश करनी है कि आप ट्राई करें, आप बोलें, सही है। तो एक एक करके जरा जल्दी से मुझे जवाब दें, साइंस क्या है, साइंस की क्या डेफिनेशन है? जल्दी से आमना। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। Sir, any system of knowledge that is concerned with physical world and phenomena. अच्छा, और कोई? गूगल। गूगल करके तजीन, फिर तुमने तो गूगल नहीं किया, चीटिंग तो नहीं की लास्ट टाइम की तरह? नहीं सर, अभी नहीं करा। चीटिंग नहीं करनी। मैं लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था, एक बाजी हमारी हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन गूगल कर लिया। तो बेटा अगर गूगल करेंगे तो यहाँ तो गूगल कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर आप उसको सर्च कर सकते हैं कि क्या डेफिनेशन है, लेकिन आपका अपना दिमाग नहीं चलेगा। पेपर के अंदर आपको अपना दिमाग लगाना है, सही है। तो आपके जहन में जो आ रहा है आप मुझे वो जवाब दें। मुझे गूगल कराना होता तो फिर मैं आपको गूगल करने के लिए बोल देता कि गूगल कर लो और बता दो मुझे। तो आपके जहन में जो आपने पढ़ा है, पढ़ क्या है आप, गलत या सही, ये मेरा काम है, सही। आप समझते हैं आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं, इंग्लिश में आप दें, उर्दू में आप दे सकते हैं, उर्दू में आप दें, कोई मसले की बात नहीं है, सही। लेकिन जवाब जरूर देना है, बोलना जरूर है, पार्टिसिपेट लाजमी करना है। जल्दी से आमना। सर साइंस में कुदरती चीजों के बारे में बताया जाता है। अच्छा, उम्ना। सर जदीद तरीन नॉलेज बताई जाती है, साइंस बताती है जदीद तरीन नॉलेज में काम किया जाता है साइंस के जरिए। अच्छा, सुभान। साइंस साइंस क्या है? साइंस में सर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की
के जरिए से फिजिकल और क्या करते हैं? फिजिकल सुभान दोबारा रिपीट। साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल। फिजिकल क्या सर उसमें फिजिकल और नेचुरल चीजों का एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के जरिए ना मुताला किया जाता है। सही है। अच्छा हबीबा जल्दी से। हबीबा बाजी, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि मुझे चैट पर जवाब नहीं दीजिएगा। सही है, मैंने ये कहा था कि जिसको भी जवाब देना है, जो उसको भी बात करनी है, वो अपना माइक ऑन करे और मुझे जवाब दे, ताकि सब सुन सकें उसका जवाब। Yes, sir. It's a study based on natural phenomenon and facts and figures which can be changed. It has a various branches. तुमने गूगल कर लिया ना? गूगल वाला जवाब दे नहीं 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 सर, मैंने गूगल नहीं किया, ये मैं कब से लिख रही थी सर, मैंने गूगल किया ही नहीं है। अच्छा, बस जो दिमाग में आ रहा है वो लिख दिया बस मैंने। दिमाग में आ गया वो कर दिया। अच्छा देखो, आप लोगों ने तकरीबन जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं तकरीबन सबने ही जवाब दे दिया हमारे पास। और बेटा इसका जो जवाब आपके तकरीबन आप लोगों के सबके सही है। सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का जवाब गलत है। सही, लेकिन अगर हम बात करें साइंस के बारे में, तो साइंस की कॉमन डेफिनेशन आप सबने सुनी होगी। सही, हम कहते हैं साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है? नेचर की स्टडी। यानी जब हम नेचर की बात करते हैं, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं साइंस जो है वो नेचर के बारे में बताती है। तो बेसिकली अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो वो कह रहे हैं ज्योग्राफी क्या है? साइंस है। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर नेचर की बात की जाए। कौन सी नेचर? अगर आप देखें तो इसके अंदर वो कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। यानी हम जमीन के फिजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। जमीन के फिजिकल फीचर्स से क्या मराते हैं कि जमीन में कहाँ पहाड़ मौजूद हैं, कहाँ रेगिस्तान मौजूद हैं, कहाँ जंगलात मौजूद हैं। तो हम जमीन के फिजिकल फीचर्स को क्या कर रहे होंगे इसके अंदर? डिस्क्राइब कर रहे होंगे। सही है, फिजिकल फीचर्स वही होते हैं, अगर आपको याद हो अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था कि हमारे पास जैसे फिजिकल एसेट्स हैं। सही है, वो एसेट जिनको हम देख सकते हैं, सही है, जिनको हम छू सकते हैं। सही है, तो वो हमारे पास जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बात करें फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ की। यानी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है जमीन की, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन को हम नाम दे रहे हैं कि ये क्या है? साइंस है। और ये ज्योग्राफी का, इसमें हम ज्योग्राफी यानी हम ज्योग्राफी के अंदर जमीन की डिस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं, जमीन के फिजिकल फीचर्स की स्टडी कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से बेटा, बात समझ में आ गई है यहाँ तक? जी सर। तो एक ऐसा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर जमीन के फिजिकल फीचर्स की डिस्क्रिप्शन की जा रही है, वजाहत की जा रही है। अब अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊं, अगर याद हो तुम्हें, अभी जो हमने पीछे तस्करा किया था, तो पीछे हमारे पास क्या थी डेफिनेशन? ज्योग्राफी की हमने क्या मीनिंग बताई थी? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। नजर आ रहा है? नीचे हमारे पास लिखा था डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है, इसी को हमने इसी मीनिंग को हमने क्या किया? हमने कहा कि ये क्या हो गई, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग क्या कर दी उन्होंने? फिजिकल फीचर्स का इजाफा कर दिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ के अंदर क्या इजाफा कर दिया? फिजिकल फीचर। यानी वजाहत कर रहे हैं एक ऐसा सब्जेक्ट ज्योग्राफी जिसके अंदर जमीन के फिजिकल फीचर्स की वजाहत की जा रही है। ये कदीम दौर में ज्योग्राफी की डेफिनेशन थी। कब की? पुराने दौर में। यानी हम पुराने दौर में कहते थे ज्योग्राफी इसको कहा जाता है। सही, क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। सही, यस सर। आगे देखें तो मॉडर्न एरा आ रहा है। इन मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा कहते हैं जदीद दौर को। जदीद दौर जो है वो कब से शुरू हो रहा है? 1908। अगर आप देखें एक ज्योग्राफर नीचे लिखा है इंटरनेशनल ज्योग्राफी कांग्रेस। सही है, ये एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी। सही है, 1908 के अंदर। 1908 की अगर हम बात करें तो आज से तकरीबन 112 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। सही, आज 2020 चल रहा है। सही, तो कुछ 112 साल पुरानी बात अगर हम कर रहे हैं। सही, तो कह रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस हुआ क्या था कि दुनिया भर के ज्योग्राफर्स जमा हुए थे और उन ज्योग्राफर्स ने एक डेफिनेशन पेश की थी। सही, उस डेफिनेशन के बाद से हमने कहा कि हमारे पास मॉडर्न एरा का आगाज हो गया और हम जदीद दौर को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। मॉडर्न एरा क्या कहता है? कह रहे हैं ज्योग्राफी एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ज्योग्राफी क्या है? ब्रांच है किसकी? नॉलेज की। सही है, ज्योग्राफी क्या है? ब्रांच है नॉलेज की। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। इसका ऑब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ।
सही, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस। अगर मैं यहाँ रुक जाऊं इस जगह पे, सही, तो ये डेफिनेशन पुरानी डेफिनेशन ही है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं हो रही, सही। सिर्फ अल्फाज का चुनाव क्या हो गया है, चेंज हो गया है, सही। अल्फाज का चुनाव चेंज हो गया, हम अल्फाज से बदल कर बात कर रहे हैं, जबकि बात एक ही हो रही है कि ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ की बात हो रही है, जमीन की सरफेस की बात हो रही है कि हम जमीन की सरफेस की वजाहत कर रहे हैं, सही। ये बात समझ में आ रही है, सही। यहाँ पर चेंजिंग कहाँ से आई, चेंजिंग इससे आगे से शुरू हो रही है। वो कह रहे हैं एज एविडेंस, एविडेंस कौन है, मैन है, सही। एविडेंस कहते हैं सबूत को, सही। कह रहे रिलेशनशिप विद द अर्थ सरफेस एज द होम ऑफ मैन। कह रहे हमारे पास जो सबूत है जो हमें फिजिकल फीचर्स की डिस्क्रिप्शन करेगा वो इंसान है, और इंसान के लिए जमीन जो है वो उसका घर है, सही। अब जरा समझना, देखो तुम्हारे घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है, सही है, उसके बारे में तुम बताओगे, तुम सबूत होगे, एविडेंस तुम होगे। कभी भी कोई जानवर हमें नहीं बताता, सही है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी जानवर की बोली समझ रहे हो। ये अलग बात है कि जब हम क़िस्सुल अंबिया पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि कुछ जानवर जो हैं वो अंबिया से बातें करते थे, सही, और अंबिया जानवरों की बोली जानते थे, परिंदों की बोली जानते थे, और वो उनको जवाब भी दिया करते थे। लेकिन हम जो आम इंसान हैं, हम जानवरों की बोली नहीं समझते, हमें जानवर समझ में नहीं आता कि जानवर क्या कहना चाह रहा है, सही। जानवरों का रिएक्शन जरूर हम समझते हैं कि जानवर को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, लेकिन जानवर हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, हमसे बात नहीं कर पाता। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हम एक आम इंसान है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत है वो इंसान है। अब कोई इंसान अगर कहीं जाता है और वो देखता है कि भाई मैंने किसी जगह पर दरिया देखा, किसी जगह पर समंदर देखा, तो वो आकर बताता है कि वो जगह कैसी खूबसूरत थी, उस जगह पर कैसे पहाड़ मौजूद थे, उस जगह पर जो है वो क्या क्या चीजें मौजूद थी, तो वो इंसान बताता है। अब अगर वो इंसान झूठा हो तुम उसकी बात पर यकीन नहीं करते, और अगर वो सच्चा है तो तुम उसकी बात पर यकीन करो, तो तुम कहते हो कि भाई ये बंदा सही कह रहा है, सही। तो एविडेंस वो मैन है, सही, तुम उसकी बात पर यकीन करो। अब अगर कोई इंसान आकर बताता है कि भाई किसी जगह पर जो है वो मैंने जानवर देखे, सही, या हाथी देखे, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे गांव पर हमला कर सकते हैं, तो लोग फौरन क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे, उसकी बात पर मानना शुरू कर देंगे, यार ये बंदा सच्चा है, इसने वाकई देखा होगा कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसी चीज जो हमारे गांव पर या हमारे इलाके पर हमला कर सकती है। लेकिन अगर वो शख्स झूठा हो तो आप उसकी बात पर यकीन नहीं करते, उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि ये पता नहीं क्या बात कर रहा होगा, सही, इसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। तो एविडेंस जो है वो मैन है, सही, सबूत जो है वो इंसान है। इंसान बताता है, इंसान डिस्क्राइब करता है, सही, कि जमीन पर कौन सी चीज कहाँ पर है, सही, और कैसी है, सही, कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है, सही। मैं कहूँ कहीं पे मादनी जखायर है, सही, कहीं पर सोने के जखायर मौजूद हैं, कहीं पर कोयले के जखायर मौजूद हैं, कहीं पर जो है यूरेनियम के जखायर मौजूद हैं। तो इंसान डिस्कवर करता है तो बताता है ना, सही। जब उसको नजर आता है कहीं पर जो है वो दरख्त लगे हुए, उन्होंने उसमें फल लगे हुए, वो वहां जाता है, देखता है, देख कर आकर बताता है कि भाई मैंने वहां पर फला जगह पर दरख्त देखे, उन दरख्तों पर फल लगे हुए, सही, वो फल हम तोड़ सकते हैं, सही, उन फलों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, सही। तो इंसान सबूत है, सही। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको, जी सर। तो ये जो है ये मॉडर्न एरा की हमारे पास पहली डेफिनेशन है, सही, कि हम ये कहते हैं कि 1908 में ये मॉडर्न एरा की डेफिनेशन दी गई, सही। क्लियर है, याद रहेगी सबको बेटा, याद रहेगी सबको जी। अब्दुल मोइज भाई आप देर से आए, खैरियत? नेट बंद हो गया था मेरा, इसलिए नेट बंद हो गया, सही है। अच्छा, अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, जरा आगे जरा हम देखें, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हम जरा आगे देख सकें कि हमारे पास क्या मौजूद है। मॉडर्न एरा की एक और डेफिनेशन हमारे पास, तीन दोस्त हैं जिनकी ये डेफिनेशन है, डॉक्टर स्काउट, रिटर और रेडजेट। बेसिकली हुआ क्या था, वो जो मॉडर्न ज्योग्राफी की मीटिंग बुलाई गई थी, वो मीटिंग इनकी वजह से बुलाई गई, इन तीन दोस्तों की वजह से, सही। 1908 से पहले 1800 की दिहाई के अंदर इन्होंने ये डेफिनेशन पेश की थी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, और इनकी इस डेफिनेशन आ जाने के बाद दुनिया में हलचल मची, सही, और फिर दुनिया के ज्योग्राफर्स को जमा किया गया और फिर मीटिंग कॉल की गई, और उस मीटिंग के एंड पर, वो मीटिंग कई हफ्तों तक चलती रही, और उस मीटिंग के एंड पर जो है वो जो डेफिनेशन आपने देखी वो डेफिनेशन पेश की गई, सही, और कहा गया कि ये डेफिनेशन है, नया नजरिया ये है मॉडर्न एरा का, सही। अगर देखो मॉडर्न एरा की जो डेफिनेशन वो कहते हैं ज्योग्राफी एज होल, सही, होल का मतलब है कंप्लीट, वहां कह रहे थे ज्योग्राफी इज अ ब्रांच, यहाँ कह रहे हैं ज्योग्राफी एज अ होल डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज,
तो पीछे हमने क्या तस्करा किया था, अगर याद हो आपको, पीछे हमने कहा था कि ज्योग्राफी क्या है हमारे पास, ज्योग्राफी जो है हमारे पास अगर देखें वो कहा था हमने ब्रांच ऑफ नॉलेज है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं हम ज्योग्राफी एज अ होल डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज है, सही, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, सही, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं वेरिड फीचर। वहाँ ऑब्जेक्ट कह रहा था, यहाँ स्टडी की बात कर रहा है, वेरिड फीचर कह रहा है यानी जमीन के मुख्तलिफ फीचर्स की बात कर रहा है, वहाँ कह रहा है फिजिकल फीचर्स, यहाँ या सरफेस, यहाँ कह रहा है वेरिड फीचर किसके, अर्थ सरफेस के, यानी जमीन की जो सरफेस है उसके वेरिड फीचर जो है वो हम स्टडी करते हैं एज द एनवायरनमेंट ऑफ मैनकाइंड। यानी हम ये कहते हैं कि हम जमीन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट जो ब्रांच है नॉलेज की, जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें जमीन के मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में, मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि ये जो अर्थ सरफेस है ये इन्वायरमेंट है इंसानों का, सही, मैनकाइंड का, इंसानियत का इन्वायरमेंट है। जाहिर सी बात है इंसान बताता है कहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, चाहे कहाँ का माहौल कैसा है, चाहे आपके घर में कई रूम्स हैं, उन रूम्स के अलग अलग इन्वायरमेंट है, किसी को आप किचन कहते हैं, किसी को आप बेडरूम कहते हैं, किसी को आप ड्राइंग रूम कहते हैं, इसका मतलब आपने अपने ही कमरों का इन्वायरमेंट चेंज किया होगा, और वक्त जरूरत आप अपने ही कमरों के इन्वायरमेंट को चेंज भी कर लेते हैं, सही। यानी मैं कई ऐसे लोग हैं जिनके ड्राइंग रूम बाद में जो है वो उसको खत्म कर देते हैं और उसकी जगह उसको बेडरूम बना देते हैं, सही, तो अपने हिसाब से चेंजिंग करते हैं, सही। कोई ऐसे जगहें हैं जहाँ पर आपके पास स्टोर नहीं होता, तो आप जो एक्स्ट्रा आपके पास कहीं पर कोई स्पेस होता है उसको आप स्टोर बना देते हैं, सही, या आप किसी बाथरूम को स्टोर के तौर पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं, सही। तो ये क्या आपने क्या किया, आपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। अच्छा, एनवायरनमेंट मैं कहूँ आप कहीं जाते हैं, देखते हैं किसी जगह पर समंदर देखते हैं तो बताते हैं, किसी जगह पर हरियाली देखते हैं तो बताते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है। घर से बाहर निकलते हैं, रोड पर आपके घर के बाहर जो अगर सर्विस रोड है तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है और एक मेन रोड का एनवायरनमेंट कैसा है, ये आपको इंसान बता रहा होता है कि भाई कैसा है रोड, ट्रैफिक कैसा है, कितना है एनवायरनमेंट। तो कहना है ये जो अर्थ है, ये सरफेस, इसके वेरिड फीचर्स की हम स्टडी करेंगे, और ये एनवायरनमेंट है किसका, इंसानों का। बात समझ में आ गई। ये तीन दोस्तों ने डेफिनेशन पेश की थी, इन्हीं की बुनियाद पर वो मीटिंग कॉल की गई, और उस मीटिंग की बुनियाद पर जो है वो नया नजरिया पेश किया गया। अगर देखो तो पुरानी डेफिनेशन में और नई डेफिनेशन में आपको फर्क ये नजर आता है कि पुरानी डेफिनेशन में सिर्फ हम बात कर रहे थे जमीन के फिजिकल फीचर्स की, यानी अगर हम कदीम दौर की बात करते हैं तो कदीम दौर में हम कहते हैं कि ये साइंस है, और जिसके अंदर हम क्या करते थे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, सही। लेकिन सेकंड मॉडर्न एरा में क्या हुआ, मॉडर्न एरा में इंसानों को अहमियत देने लगे। उन्होंने कहा भाई इंसानों का एनवायरनमेंट है, ये जो जमीन है जिसकी आप सरफेस की स्टडी कर रहे हैं, ये इंसानों का एनवायरनमेंट है, सही, ये इंसानों का घर है, सही, इंसान सबूत है, सही, सबूत अच्छे होंगे तो आपको पता चलेगा हाँ सही है, सही, वहां पर अच्छा सही माहौल होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये तीन दोस्तों की बुनियाद पर मॉडर्न एरा का आगाज हुआ, बेसिकली इनकी काविशों के नतीजे में, सही, क्लियर है। अच्छा, इसी ये जो दो डेफिनेशन है इनको अगर हम आगे समअप करें और आगे एक और डेफिनेशन देखें तो हमारे पास मॉडर्न एरा की एक और डेफिनेशन है जो कि हमारे पास एक साहब है यीकू तुआन साहब, इन्होंने पेश की, और ये कहते हैं 1991 में इन्होंने डेफिनेशन पेश की। इनके मुताबिक इन्होंने दोनों डेफिनेशन को समअप कर दिया। ये कह रहे हैं ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ पीपल। बेसिकली वो जो दोनों डेफिनेशन है उसका समअप यही है कि ज्योग्राफी क्या है, जमीन की स्टडी है, चाहे वो वेरिएड फीचर हो चाहे वो फिजिकल फीचर्स हो, सही। और किस तरह हम स्टडी कर रहे हैं, एज अ होम ऑफ पीपल। हम ये कह रहे हैं जमीन जो है वो इंसानों का घर है, सही है बेटा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो डेफिनेशन आज हमने चार डेफिनेशन जो तस्करा की है एंशिएंट एरा की या मॉडर्न एरा की, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, माजी में आई भी है, सही। तो आपको याद करनी पड़ेगी कि मॉडर्न एरा की डेफिनेशन क्या है या फिजिकल फीचर्स की डेफिनेशन क्या है। टाइम हमारा ऑलमोस्ट आज की क्लास का खत्म हो गया, कोशिश करेंगे कि सब जो है वो नेक्स्ट क्लास में टाइम पर आए। तो कोई सवाल है तो जरा जल्दी से कर लें या मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा सवाल, क्योंकि हमारी क्लास किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया। कोई सवाल है किसी के जहन में? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, जो भी सवाल करने की बात कर रहा है मुझसे, क्लियर आवाज नहीं आ रही मुझे। कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप कर दिए, कोई मसला नहीं, मैं आपको जवाब दे दूंगा, सही, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया, मीटिंग हमारी एंड होने वाली है। कोशिश करिएगा कल सब टाइम पर आ जाए, सही है। और जिसने काम नहीं किया हेरोथोसिनस का, वो हेरोथोसिनस वाला काम लाजमी कल कर ले। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।